Hello everyone, welcome back to yet another video of class 10th English book number 1 First Flight and the chapter number 4, that is From the Diary of Anne Frank. From the Diary of Anne Frank is a chapter which is written by a writer who is only 13-year old, जिनको अपने बर्थडे पर एक डायरी गिफ्ट में मिलती है, and she starts writing about her daily life, a day-to-day account during the time of war, World War II. उस वक्त वो अपने साथ हुई जो जो घटनाएं हैं या फिर वो दिन कैसे निकालती वो सारी लिखती है। और एक 13 साल की लड़की 15 साल और कुछ ऊपर टाइम जीती है और उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है। तो बहुत ही शॉर्ट लाइफ में उसने अपनी ये डायरी लिखी और ये दुनिया की सबसे फेमस बुक बन जाती है जब इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके इसको सेल किया जाता है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला आप लोगों के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को और आई होप ये चैप्टर आपको बहुत पसंद आएगा और इंस्पायरिंग लगेगा। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा एन फ्रैंक का। एन फ्रैंक की अगर बात करें तो वो उसकी कुल लाइफ रही थी 15 ईयर 8 मंथ अराउंड, 15 साल 8 महीने को लिए लड़की जी थी और इसके अंदर ही इन्होंने ये डायरी लिखी थी। इनका ये कहना था कि मेरा कोई फ्रेंड नहीं है, मेरा कोई दोस्त नहीं है, इसलिए मैं डायरी लिख रही हूँ। और ये कहती है कि मुझे इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि ये डायरी को बाद में कोई पढ़ेगा या नहीं पढ़ेगा। मेरा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ इस डायरी को लिखने का ये है कि मैं इसको एज अ फ्रेंड अपना मानूंगी। एन फ्रैंक की फैमिली के बारे में बात करें तो इनके फादर हैं ओटो फ्रैंक, एक बिजनेसमैन। इनकी एक मदर हैं एडिथ हॉलेंडर फ्रैंक और इनकी एक सिस्टर है मार्गोट फ्रैंक जो इनसे बड़ी है, इनसे ये एज में बड़ी हैं। और फिर सेकंड नंबर पे एन फ्रैंक जिनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ये कहाँ पे रहते हैं तो ये जर्मनी के अंदर रहते हैं और जर्मनी के अंदर बेसिकली नाजीज़ जो है वो ज्यूज लोगों को मारते हैं और ये जूइश हैं तो ये भागकर नीदरलैंड में चले जाते हैं। नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में रहते हैं और बाद में वहाँ पर भी नाजीज़ का कब्जा हो जाता है तो कहीं ना कहीं ये वहाँ पर कैप्टिव हो जाते हैं एक छोटे से जगह में और फिर वहाँ पर ये डायरी लिखती है। तो ये जो चैप्टर है पूरा उस पूरी डायरी में से एक छोटा सा हिस्सा जो ये बताती है अपने एक स्कूल के बारे में, स्कूल डेज में, मतलब एक स्कूल का एक नॉर्मल दिन बताती है कि स्कूल में क्या क्या हुआ, सारी चीज़ें उसमें बताती है। चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। एनेलिस मेरी एन फ्रैंक जिसको हम कहते हैं 12 जून 1929 को इनका जन्म हुआ और फैब या मार्च क्लियर नहीं है 1945 में इनकी डेथ हो गई। तो इसीलिए मैंने आपसे कहा कि 15 साल और लगभग 8 महीने ये जी। वॉज अ जर्मन, ये जर्मन की थी। born Jewish girl who wrote while in hiding with her family and 4 friends in Amsterdam during the German occupation of Netherlands in World War II। जब जर्मनी का नीदरलैंड के ऊपर ऑक्यूपेशन कब्जा हो गया था तब एन फ्रैंक अपनी पूरे परिवार और 4 दोस्तों के साथ एक जगह पर छुप कर रही थी। उस दौरान वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम पे ये जो कहानी है या फिर ये जो डायरी है वो लिखी गई थी। हर family had moved to Amsterdam after Nazis gained power in Germany but were trapped when the Nazi occupation extended into the Netherlands। जब नाजीज पावर में आए और उन्होंने जर्मनी के ऊपर कब्जा कर लिया तो ये लोग वहाँ से भागकर एम्स्टर्डम चले गए। एम्स्टर्डम में भी इनको वापस जब जर्मनी का कब्जा नीदरलैंड तक बढ़ा तो वहाँ पर भी ये कैप्टिव हो गए। एज परसिक्यूशंस अगेंस्ट द जूइश पॉपुलेशन increased, the family went into hiding in July 1942, hiding rooms in her father's Otto Frank office building। जब जूइश लोगों के ऊपर नाजीज का अत्याचार बढ़ता गया, परसिक्यूशन बढ़ता गया, तो ये लोग फिर 1942 के अंदर अपने पापा की एक ऑफिस बिल्डिंग के अंदर कुछ छुपने लायक कमरे थे उनमें जाकर छुप जाते हैं। आफ्टर 2 years इन हाइडिंग, 2 साल तक छुप कर, the group was betrayed and transported to the concentration camp system where the Anne died of typhus in Bergen-Belsen with days of her sister Margot Frank। तो क्या होता है कि ये अपने पेरेंट्स के साथ और अपने दोस्तों के साथ वहाँ पर हाइडिंग में रहती है, छुप कर रहती है, लेकिन किसी ने उनको धोखा दिया, किसी ने उनके बारे में जानकारी दे दी तो उन सबको फिर कॉन्सेंट्रेशन कैंप में सेंड कर दिया गया जहाँ पर सारे युद्ध के टाइम पे लोगों को रखा जाता है, वहाँ पर इनको भेज दिया गया। और वहाँ पर
एन फ्रैंक की दुखद मौत हो जाती है टाइफस से। टाइफस नाम की बीमारी से इसकी दुखद मौत हो जाती है। और इनकी मौत से पहले इनकी सिस्टर ऑलरेडी उसकी डेथ हो रखी होती है, मतलब इसकी सिस्टर ऑलरेडी मर चुकी होती है और उसके कुछ ही दिनों के बाद उसकी भी मौत हो जाती है टाइफस से। मार्गोट फ्रैंक, हर फादर ओटो, द ओनली सर्वाइवर ऑफ द ग्रुप। उसके जो पापा हैं ओटो फ्रैंक, वो ही केवल उस ग्रुप में से सर्वाइव करते हैं, बाकी सब लोग मर जाते हैं। रिटर्न टू एम्स्टर्डम आफ्टर वॉर एंडेड, जब वो वॉर खत्म होने के बाद वापस एम्स्टर्डम आए, टू फाइंड दैट हर डायरी हैड बीन सेव्ड, तो उस डायरी है उसको सेव कर लिया गया था, मतलब सुरक्षित थी। कन्विंस्ड दैट इट वॉज अ यूनिक रिकॉर्ड, और उन्होंने ये माना कि ये जो डायरी लिखी गई है ये बहुत यूनिक रिकॉर्ड है। ही टुक एक्शन टू हैव इट पब्लिश्ड इन इंग्लिश अंडर द नेम द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल, तो उन्होंने पब्लिश इसको करवाने का निर्णय लिया, वो भी इंग्लिश लैंग्वेज में, और उसका नाम रखा द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। द डायरी वॉज गिवन टू एन फ्रैंक फॉर हर 13 बर्थडे, ये जो डायरी उसने लिखी है ये एन फ्रैंक को उसके 13 बर्थडे पर गिफ्ट दी गई थी। एंड क्रॉनिकल्स द इवेंट ऑफ हर लाइफ फ्रॉम 12 जुलाई 1942 until its final entry of 1 अगस्त 1944, और उसके बाद समय के साथ साथ उसने बहुत सारी बातें उस डायरी में लिखी, जिसमें फर्स्ट एंट्री उसकी डायरी की हुई थी 12 जून 1942 को, और लास्ट एंट्री हुई थी उसकी 1 अगस्त 1944 को। 2 साल लगभग उसने ये लिखी। It was eventually translated from its original Dutch into many languages and become one of the world's most widely read book। फिर उसको डच लैंग्वेज से इंग्लिश में और काफ़ी अदर लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया गया, और दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़े जाने वाली किताब ये बन गई। देयर हैव ऑल्सो बीन सेवरल फिल्म्स, इसके ऊपर कई सारी फिल्म बनी, टेलीविज़न शोज़ बने, एंड थिएट्रिकल प्रोडक्शन, थिएटर में इसके ऊपर बहुत सारे प्लेस बने, एंड इवन एन ओपेरा बेस्ड ऑन द डायरी, और एक ओपेरा भी इसके ऊपर फिल्माया गया, मतलब ओपेरा भी परफॉर्म किया गया। डिस्क्राइब्ड एज द वर्क ऑफ अ मैच्योर एंड इनसाइटफुल माइंड, इसको मतलब एक मैच्योर और इनसाइटफुल माइंड का काम बताया गया। द डायरी प्रोवाइड्स एन इंटीमेट एग्जामिनेशन ऑफ डेली लाइफ अंडर नाजी ऑक्यूपेशन, ये डायरी एक इंसाइटफुल काम होने के साथ में ये भी बताती है कि जब नाजी ऑक्यूपेशन था, नाजी का उनके ऊपर कब्जा था, तब उनकी डेली लाइफ कैसी रहती थी। एन फ्रैंक हैज़ बिकम वन ऑफ द मोस्ट रिनोन्ड एंड डिस्कस्ड ऑफ द हॉलोकास्ट विक्टिम्स, तो ये जो डायरी है इसको पढ़ने के बाद लोगों को लगा कि जो नाजी ऑक्यूपेशन था उसके टाइम पे जो कुछ अत्याचार उनके हुआ, उसको पढ़ने का, उसको जानने का सबसे बेस्ट तरीका ये डायरी ही हो सकती है। इस तरीके से डायरी बहुत फेमस हो गई। इसके बाद हमारी डायरी एक्चुअल एन फ्रैंक की हम पढ़ना शुरू करेंगे। एन फ्रैंक बताती है कि राइटिंग इन अ डायरी इज़ रियली स्ट्रेंज एक्सपीरियंस, कि डायरी के अंदर लिखना एक एक्सपीरियंस, मेरे लिए एक अजीब एक्सपीरियंस है, फॉर समवन लाइक मी, मेरे तरीके के किसी व्यक्ति के लिए। नॉट ओनली बिकॉज आई हैव नेवर रिटर्न एनीथिंग बिफोर, इसलिए नहीं कि मैंने इससे पहले कभी कुछ लिखा नहीं है, बट ऑल्सो बिकॉज इट सीम्स टू मी दैट लेटर on neither I or nor anyone else will be interested in the musings of 13-year-old school girl, बल्कि इसलिए कि बाद में लेटर ना तो मैं और ना ही कोई दूसरा 13 साल की बच्ची के थॉट्स को पढ़ने में इंटरेस्टेड रहेगा, इसलिए डायरी का लिखने का एक जो मेरा थॉट है वो बड़ा अजीब है। ओ वेल इट डजेंट मैटर, लेकिन इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आई फील लाइक राइटिंग, मुझे लिखने का मन हो रहा है, एंड आई हैव एन इवन ग्रेटर नीड टू गेट ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स ऑफ माई चेस्ट, लेकिन इससे भी ज़्यादा बात यह है कि मैं अपने मन की सारी भड़ास, मेरे अपने मन की सारी बातें कहीं ना कहीं निकालना चाहती हूँ, इसलिए मैं तो डायरी लिखूंगी। उसके बाद एन फ्रैंक कहती है, पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल, पेपर लोगों से ज़्यादा पेशेंस रखता है। लोगों से ज़्यादा पेशेंस किसके पास है? पेपर के पास, क्योंकि आज कोई किसी की सुनता नहीं है, लेकिन पेपर सुनता है। आई थॉट ऑफ दिस सेइंग on one of those days when I was feeling a little depressed,
ये थॉट मेरे दिमाग में तब आया जब उन दिनों में मेरे को काफ़ी डिप्रेशन फील होती थी एंड वॉज सिटिंग एट होम विद माई चिन इन माई हैंड, और मैं अपने चिन को अपने हाथों में लेकर घर के अंदर बैठी हुई थी। बोर्ड एंड लिस्टलेस, मुझे बहुत बोरियत फील हो रही थी और साथ में मुझे कोई एनर्जी भी फील नहीं हो रही थी, एकदम लिस्टलेस फील कर रही थी मैं। वंडरिंग वेदर टू स्टे इन और गो आउट, और मैं ये सोच रही थी कि क्या मुझे घर में ही रहना चाहिए या फिर घर के बाहर घूमने जाना चाहिए। आई फाइनली स्टेड वेयर आई वॉज ब्रूडिंग, और मैंने वापस वहीं रुक गई जहाँ पर मैं परेशान हो रही थी, परेशानी से बैठी थी। यस, पेपर डज हैव मोर पेशेंस, और मैं कन्विंस हो गई कि हाँ, पेपर के पास ज़्यादा जो है वो पेशेंस है। यहाँ पर डज का यूज़ इसको एम्फेसाइज करने के लिए है। And since I am not planning to let anyone else read this stuff-backed notebook, grandly referred to as a diary, unless I should ever find a diary a real friend. और वो कहती है कि वैसे भी मैं इस डायरी को किसी को पढ़ने नहीं दूंगी, और तब तक तो मैं इस डायरी को लिखूंगी जब तक मुझे एक रियल फ्रेंड नहीं मिल जाता। इट प्रॉबेबली वॉन्ट मेक अ बिट ऑफ डिफरेंस, और इससे कोई फर्क भी पड़ने वाला नहीं है कि मैं डायरी लिखूं या ना लिखूं। यहाँ तक जो है वो अपने आप को समझा रही है कि डायरी लिखना है या नहीं लिखना है, लेकिन वो कन्विंस्ड है कि मुझे डायरी लिखना है। नाउ आई एम बैक टू द पॉइंट दैट prompted me to keep a diary in the first place. I don't have a friend. लेकिन फिर मैंने ये दृढ़ निश्चय बनाया, जिस मतलब मैं एक तरीके से एक ऐसी बात मैंने सोची जिससे मेरा डायरी लिखने का मन काफ़ी पक्का हो गया कि मेरे पास कोई फ्रेंड नहीं है। लेट मी पुट इट मोर क्लियरली, चलो मैं इसको और क्लियर करती हूँ। सिंस नो वन विल बिलीव दैट द 13-year-old गर्ल इज कम्प्लीटली अलोन इन द वर्ल्ड, क्योंकि कोई ये इस बात को विश्वास नहीं करेगा कि कोई 13 साल की लड़की बिना फ्रेंड की कैसे हो सकती है। एंड आई एम नॉट, और मैं बिना फ्रेंड की हूँ भी नहीं। आई हैव लविंग पेरेंट्स, मेरे घर में पेरेंट्स हैं। अ 16-year-old सिस्टर, एक 16 साल की बहन है। एंड देर आर अबाउट 30 पीपल आई कैन कॉल फ्रेंड्स, और मेरे क्लास के अंदर लगभग 30 बच्चे हैं जिनको मैं क्या बोल सकती हूँ, अपना दोस्त बोल सकती हूँ। आई हैव अ फैमिली, लविंग आंट एंड गुड होम, मेरे पास एक अच्छी फैमिली है, लविंग आंट है और एक अच्छा घर है। नो, ऑन द सरफेस आई सीम टू हैव एवरीथिंग, तो अगर हम ज़मीनी तौर पे देखें तो ऐसा लगता है मेरे पास सब कुछ है, एक्सेप्ट माई वन ट्रू फ्रेंड, लेकिन मेरे पास क्या नहीं है, सिर्फ एक सच्चा दोस्त नहीं है, एक सच्चा दोस्त नहीं है मेरे पास। ऑल आई थिंक अबाउट व्हेन आई एम विद माई फ्रेंड्स इज़ हैविंग अस गुड टाइम, मुझे ये लगता है कि जब मैं अपने दोस्तों के साथ होती हूँ तो काफ़ी अच्छा समय निकलता है। आई कांट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक अबाउट एनी थिंग बट ऑर्डिनरी एवरीडे थिंग्स, लेकिन जब मैं उनके साथ होती हूँ तो बहुत ऑर्डिनरी करती हूँ, कोई खास बात उनसे मैं करती नहीं हूँ। वी डोंट सीम टू बी एबल टू गेट एनी क्लोजर, ऐसा लगता नहीं कि हम इससे ज़्यादा कोई क्लोजिंग एक दूसरे से आ सकते हैं, एक दूसरे से क्लोज हो सकते हैं, यानी बस जिस लेवल की वो बातें कर रहे हैं इसी लेवल की बातें उनसे की जा सकती हैं, मतलब एक सच्चे दोस्त तरीके से, सच्चे दोस्त के तरीके से बातें नहीं की जा सकती। वी डोंट सीम टू बी एनी क्लोजर एंड दैट्स द प्रॉब्लम, और यही प्रॉब्लम है कि हम कोई खास बातें एक दूसरे से कर नहीं पाते। मे बी इट्स माई फॉल्ट, हो सकता है ये मेरा ही फॉल्ट हो। दैट वी डोंट कन्फाइड इन ईच अदर, कि हम एक दूसरे में ज़्यादा भरोसा नहीं करते। कन्फाइड, जब भी फाइट FID वर्ड आ जाए तो समझ लीजिए आप ट्रस्ट की बात कर रहे हैं, आप कहीं की बात कर रहे हैं, ट्रस्ट की। वी डोंट कन्फाइड इन ईच अदर। फिर उसके बाद एन फ्रैंक कहती है, इन एनी केस दैट्स जस्ट हाउ थिंग्स आर, अब जो भी है चीज़ें ऐसी ही है, एंड अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट लाइबल टू चेंज, और ये चीज़ें बिल्कुल चेंज होने वाली नहीं है। दिस इज़ वाई आई हैव स्टार्टेड द डायरी, इसीलिए मैंने डायरी लिखना शुरू किया। टू इन्हांस द इमेज ऑफ दिस लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड इन माई इमेजिनेशन, ताकि मेरी इमेजिनेशन में जो काफ़ी लंबे समय से एक दोस्त चल रही थी जो कि डायरी, उसको इन्हांस कर सकूं, उसको अच्छा बना सकूं। आई डोंट वॉन्ट टू जॉट डाउन द फैक्ट्स इन दिस डायरी द वे मोस्ट पीपल वुड डू, मैं जल्दी जल्दी में कोई चीज़ें इस डायरी में नहीं लिखूंगी जैसा मोस्ट ऑफ द पीपल करते हैं कि जल्दी जल्दी में बहुत सारी बातें लिख देते हैं बस वो, ठीक है, डायरी लिखना है तो बस डे बाय डे का अकाउंट लिख दिया। बट आई वॉन्ट द डायरी टू बी माई फ्रेंड, लेकिन मैं इसको अपना दोस्त बनाना चाहती हूँ। एंड आई एम गोइंग टू कॉल द फ्रेंड किटी, और मैं इसका नाम क्या रखूँगी, किटी रखने वाली हूँ। डायरी का नाम होने वाला है किटी।
अब यहाँ से वो कहती हैं कि सिंस नो वन वुड अंडरस्टैंड अ वर्ड ऑफ माई स्टोरीज टू किटी इफ आई वर टू प्लंग इन टू राइट इन, मतलब अगर मैं डायरेक्टली इस डायरी में कूद पड़ूंगी लिखने के लिए, प्लंज का मतलब होता है कूद पड़ना, तो कोई मेरी बात को समझ नहीं पाएगा, कोई इस डायरी में लिखी हुई बातें समझ नहीं पाएगा. इट वुड बेटर प्रोवाइड अ ब्रीफ स्केच ऑफ माई लाइफ मच एज आई डिसलाइक डूइंग सो. तो एक बढ़िया बात ये होगी कि मैं एक काम करती हूँ, मेरी लाइफ का एक ब्रीफ स्केच देती हूँ जिससे लोगों को मेरी लाइफ समझ में आए, हालांकि ऐसा करना मुझे पसंद नहीं है. अब वो कहती है माई फादर द मोस्ट अडोरेबल फादर, मेरे फादर जो दुनिया के सबसे अच्छे फादर हैं. आई हैव एवर सीन डिंट मैरी माई मदर अंटिल ही वॉज 36, उन्होंने मेरी माँ से 36 की एज में शादी की. एंड शी वॉज 25, और उस वक्त उनकी एज थी 25, यानी कि दोनों के बीच में 11 साल का अंतर रहा था. माई सिस्टर मार्गोट वॉज बॉर्न इन फ्रैंकफर्ट इन जर्मनी इन 1926, मेरी बहन 1926 में पैदा हुई जर्मनी के अंदर, उसका नाम था मार्गोट. I was born on 12 जून 1929, मेरा जो जन्म हुआ वो 12 जून 1929 को हुआ. I lived in Frankfurt until I was 4, और मैं फ्रैंकफर्ट में ही रही जब तक मेरी उम्र 4 साल हो गई. My father immigrated to Holland in 1933, मेरे फादर हॉलैंड चले गए 1933 में. My mother Edith Hollander Frank went with him to Holland in September, और सितंबर में मेरी माँ भी वहाँ पर चली गई. While the Margot and I were sent to Aachen to stay with our grandmother, अब मुझे और मेरी बहन मार्गोट को एकन भेज दिया गया जहाँ पर हम अपनी ग्रैंड मदर के साथ रहने वाले थे. यानी कि पेरेंट्स, मदर और फादर दोनों अब चले जा चुके हैं हॉलैंड, और मैं और मेरी बहन अब रह रही हैं अपनी ग्रैंड मदर के साथ. मार्गोट वेंट टू हॉलैंड इन दिसंबर, सितंबर के बाद दिसंबर आते आते मार्गोट भी चली गई. एंड आई फॉलोड इन फेब्रुअरी, और फिर मैं फेब्रुअरी में वहाँ चली गई. मतलब सितंबर, उसके बाद नहीं, सबसे पहले अगस्त, सितंबर, उसके बाद दिसंबर और फेब, इतने में करते करते सारे लोग वहाँ पर चले गए. When I was plunged down on the table as a birthday gift, as a birthday present of Margot, और फिर मैं एज ए बर्थडे प्रेजेंट, मतलब फैब में जब वो पहुंची है तो फैब में मार्गोट का बर्थडे रहा होगा, उस दिन एन फ्रैंक को एज ए बर्थडे प्रेजेंट टेबल पर ले जाकर रख दिया गया कि देखो तुम्हारी सिस्टर भी अब यहाँ आ गई है रहने के लिए. आई स्टार्टेड राइट एट द मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल, मैं वहाँ पर मेरा एडमिशन मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल में हो गया. आई स्टेड देयर अंटिल आई वाज 6, मैं वहाँ पर करीब 6 साल की थी तब तक रही. एट विच टाइम आई स्टार्टेड इन द फर्स्ट फॉर्म, और फिर मैं वहाँ पर फर्स्ट क्लास में गई. इन द 6th फॉर्म माई टीचर वॉज मिसेस कुपेरस, और 6th में आते आते मेरी जो टीचर थी उसका नाम था मिसेस कुपेरस. शी द हेड मिस्ट्रेस, और वो हमारी हेड मिस्ट्रेस थी. एट द एंड ऑफ द ईयर वी वर बोथ इन टीयर्स एज वी सेड अ हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल, साल खत्म होने के बाद हम दोनों एक दूसरे से जब बिछड़ रहे थे तो हम दोनों रो रहे थे, मतलब उन दोनों के बीच में इतना अटैचमेंट हो गया था. इन द समर ऑफ 1941 ग्रैंडमा फेल इल, 1941 के समर में मेरी दादी बीमार पड़ गई. एंड हैड टू हैव एन ऑपरेशन, और उसका एक ऑपरेशन करना पड़ा. सो माई बर्थडे पास्ड विद अ लिटिल सेलिब्रेशन, इसलिए उस टाइम पे मेरा जो है बर्थडे ज़्यादा अच्छे से सेलिब्रेट नहीं किया गया. ग्रैंडमा डाइड इन जनवरी 1942, और उसके बाद 1942 में दादी का देहांत हो गया. नो वन नोज हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ हर एंड स्टिल लव हर, कोई नहीं जानता कि मैं अपनी दादी को कितने उसके बारे में सोचती हूँ और उसको कितना प्यार करती हूँ. दिस बर्थडे सेलिब्रेशन इन 1942 वॉज intended to make up for the other and the grandma's candle was lit along with the rest. तो यहाँ पर जो मेरा बर्थडे मनाया गया 1942 में, उसका रीज़न था कि मैं अपने दादी को कहीं ना कहीं जो है होमेज दे सकूं, उसके लिए एक कैंडल दादी माँ के नाम की भी मेरे बर्थडे केक के साथ जलाई गई. तो वो श्रद्धांजलि वाला एक तरीके से बर्थडे था. The 4 of us are still doing well. अब हम जो 4 बचे हैं परिवार में, मैं, मेरी सिस्टर, मदर, फादर, सब बढ़िया चल रहा है. एंड दैट ब्रिंग्स मी टू द प्रेजेंट डेट 20 जून 1942, और अब मैं आ चुकी हूँ आज की प्रेजेंट डेट पर जो कि है 20 जून 1942. अब यहाँ से जो है वो अपनी डायरी को प्रॉपर डेट वाइज लिखेगी. एंड द सोलेम डेडिकेशन टू माई डायरी, और अब मैं पूरी तरीके से गंभीरता से अपनी डायरी लिखूंगी, पूरा डेडिकेट होके डायरी लिखूंगी. यहाँ पर अब डेट एक दिन का वो डालती है
और ऊपर लिखती है डियरेस्ट किटी। किटी को अपना डियरेस्ट फ्रेंड तो मानती है और कहती है डियरेस्ट किटी। अब वहाँ पर क्या लिखने वाली है, वो डेट डालती है सैटरडे 20 जून 1942। आर इंटायर क्लास इज क्वेकिंग इन इट्स बूट। मेरी जो पूरी क्लास है वो बहुत ज़्यादा नर्वस है, परेशान है। द रीज़न ऑफ कोर्स इज़ द फोर्थ कमिंग मीटिंग इन विच द टीचर्स डिसाइड who will move up to the next form and who will keep kept back। तो यहाँ पर जो मीटिंग किस बात के लिए रखी गई है कि टीचर डिसाइड करने वाले हैं या फिर रिजल्ट आने वाला है कि कौन अगली फॉर्म में जाएगा और कौन पिछली वाली फॉर्म में ही रख दिया जाए। यहाँ पे फॉर्म का मतलब ग्रेड है या फिर क्लास। हाफ द क्लास इज मेकिंग बेट्स। आधी से ज़्यादा क्लास क्या कर रही है, शर्तें लगा रही है आपस में। GN एंड आई लाफ्ड आवर सेल्फ सिली एट द टू बॉयज़ बिहाइंड अस। मैं और मेरी फ्रेंड जो है GN, हम दोनों को हंसी आ रही है किस बात पर, हमारे पीछे दो फ्रेंड बैठे हुए हैं CN एंड जैक्विस। CN और जैक्विस उन लोगों ने क्या किया है, हु हैव स्टैक्ड देयर इंटायर हॉलीडे सेविंग ऑन देयर बेड। क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी हॉलीडे की जितनी सेविंग थी वो पूरी की पूरी शर्त में लगा, एक बार मैं देख लेता हूँ जी, पूरी शर्त में लगा दी है। फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट इट्स यू आर गोइंग टू पास, नो आई एम नॉट, यस यू आर, नो आई एम नॉट। सारी लोग यही बातें कर रहे हैं, चाहे दिन हो या रात, तुम पास होने वाले हो, नहीं मैं नहीं होऊंगा, नहीं तुम होने वाले हो, नहीं मैं नहीं होऊंगा, ऐसी बातें चल रही। इवन जीज प्लीडिंग ग्लांसेस एंड माई एंग्री आउटबर्स्ट कांट काम देम डाउन। और इवन मेरे जो दोस्त हैं जी, जिसका पूरा नाम है GN, वो उसको गुस्से से देखती है और मैं भी गुस्से से उनके ऊपर चिल्लाती हूँ, लेकिन फिर भी वो जो दोस्त हैं वो हंसने से और शर्तें लगाने से बाज नहीं आते हैं। इफ़ यू आस्क मी, अगर आप मुझसे पूछें, देर आर सो मेनी डमीज दैट अबाउट अ क्वार्टर ऑफ द क्लास शुड बी केप्ट बैक। अगर मुझसे पूछा जाए तो यहाँ पे 1/4 क्लास को फेल कर देना चाहिए। बट टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल क्रिएचर ऑन अर्थ। और ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेरे हिसाब से तो फेल कर देना चाहिए, लेकिन टीचर हैं जिनके बारे में कोई प्रिडिक्शन नहीं किया जा सकता, वो कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। आई एम नॉट सो वरीड अबाउट माई गर्ल फ्रेंड्स एंड माई सेल्फ। अब मुझे मेरी जितनी भी फ्रेंड है और मेरा खुद का कोई टेंशन नहीं है। वी विल मेक इट, हम तो पास हो जाएंगे। द ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर अबाउट इज मैथ्स। केवल एक सब्जेक्ट है जिसके बारे में मुझे चिंता है, दैट इज मैथ्स। एनी वे ऑल वी कैन डू इज वेट। अब हम कर भी क्या सकते हैं इंतज़ार के अलावा। अनटिल देन वी कीप टेलिंग ईच अदर नॉट टू लूज हार्ट। लेकिन तब तक हम एक दूसरे को कह रहे हैं कि हिम्मत हारने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आई गेट अलॉन्ग प्रिटी वेल विद ऑल माई टीचर्स। अब मैं अपने अपने टीचर्स के साथ कैसा रिश्ता है वो बताती हूँ। सारे टीचर्स के साथ मेरा अच्छा व्यवहार है। देर आर 9 ऑफ देम, 9 टीचर है टोटल, 7 मैन 2 वीमेन, 7 आदमी हैं और 2 महिलाएं हैं। मिस्टर किसिंग द ओल्ड फौजी हु टीचेज मैथ्स। मिस्टर किसिंग जो है एक बूढ़े ओल्ड फैशन टाइप के व्यक्ति हैं, वो हमें मैथ्स पढ़ाते हैं। वॉज अनॉयड विथ मी फॉर एजेस। वो उनको मेरे साथ काफ़ी सदियों से गुस्सा था, सालों से गुस्सा था, बिकॉज आई टॉक्ड सो मच, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बातें करती हूँ। आफ्टर सेवरल वार्निंग्स, कई चेतावनियों के बाद, ही असाइंड मी एक्स्ट्रा होमवर्क। उन्होंने मुझे एक्स्ट्रा होमवर्क दे दिया। एन ऐसे ऑन द सब्जेक्ट अ चैटर बॉक्स। क्या टॉपिक था उसमें, अ चैटर बॉक्स, यानी एक बातूनी, उसके ऊपर आपको ऐसे लिखना है। अ चैटर बॉक्स, व्हाट कैन यू राइट अबाउट दैट। आप उसके बारे में लिख क्या सकते हो। आई वुड वरी अबाउट दैट लेटर। अब वो सोचते कि इसके बारे में ज़्यादा चिंता नहीं करता हूँ, बाद में देखूंगी। आई डिसाइडेड, मैंने निर्णय लिया। आई जॉटेड डाउन लिटिल इन माई नोटबुक। ये जो होमवर्क दिया था इसके बारे में फटाफट मैंने बुक के अंदर लिखा। टग्ड इट इन माई बैग, इसको बैग में रखा। एंड ट्राइड टू कीप क्वाइट, और उसके बाद चुप रहने की कोशिश करने लगी। इसके बाद क्या होता है, दैट इवनिंग आफ्टर आई हैड फिनिश द रेस्ट ऑफ माई होमवर्क। उस रात जब मैंने अपना सारा होमवर्क कंप्लीट कर लिया था, द नोट अबाउट द ऐसे कॉट माई आई। मेरी नज़र में वो लिखा हुआ आया जहाँ पर मैंने होमवर्क के बारे में लिख रखा था, ऐसे के बारे में। आई बिगेन थिंकिंग अबाउट द सब्जेक्ट। मैंने सब्जेक्ट के बारे में सोचना शुरू किया। वाइल च्यूइंग द टिप ऑफ माई फाउंटेन पेन। ये कब सोचा मैंने, जब मैं अपने पेन की टिप को चबा रही थी। एनी वन कुड रैम्बल ऑन एंड लिव बिग स्पेसेस बिटवीन द वर्ड्स। कोई भी ऐसे टॉपिक के ऊपर इधर उधर की बातें कर सकता है, मतलब एमलेसली कुछ भी लिख सकता है, और बीच में जगह छोड़ छोड़ के, वर्ड्स के बीच में जगह छोड़ छोड़ के अपना होमवर्क कर सकता है। बट द ट्रिक वॉज टू कम अप विथ कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट्स। लेकिन बात यह है कि हम कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट्स के साथ आगे बढ़ेंगे,
प्रूव द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग, और उसमें हम साबित करके बताएंगे कि बात करना कितना ज़रूरी है। अब यहाँ पर क्या है, बच्चों को चैप्टर बहुत अच्छा लगता है कि जो एन फ्रैंक है वो प्रूव करने वाली है कि क्लास में बात करना, कहीं पे भी बात करना अपने दोस्तों के साथ क्यों ज़्यादा ज़रूरी है। आई थॉट एंड थॉट, मैंने सोचा, एंड सडनली आई हैड एन आइडिया, फिर मेरे अंदर एक आइडिया आया। आई रोट द 3 पेजेस, मैंने 3 पेजेस लिखे। मिस्टर किसिंग हैड असाइन मी, जिसके ऊपर मेरे को असाइनमेंट मिला था, एंड वॉज सेटिस्फाइड, और उसके बाद मिस्टर किसिंग उससे सेटिस्फाइड थे। आई आर्ग्यूड दैट, मैंने उसमें लिखा, टॉकिंग इज अ स्टूडेंट्स ट्रेट, कि जो स्टूडेंट है उसकी मुख्य विशेषता बातें करनी ही है, एंड दैट आई वुड डू माई बेस्ट टू कीप इट अंडर कंट्रोल, और कहती है कि मैं इसके लिए पूरा कोशिश करूंगी कि इस आदत को मैं कंट्रोल में रखूं। But that I would never be able to cure myself of habit since my mother talked as much as I. लेकिन इस आदत से मैं कभी पार नहीं पा पाऊंगी, क्योंकि जितना मैं बात करती हूँ उतना ही मेरी मदर भी बात करती है। इफ नॉट मोर, मुझसे ज़्यादा नहीं करती तो मेरा बराबर तो कम से कम करती है। एंड दैट देर इज़ नो मच यू कैन डू अबाउट इनहेरिटेड ट्रेट, और जो आपको वंशानुगत चीज़ें मिलती है, जो आपको माँ बाप से मिलती है, उनके बारे में आप ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। मिस्टर किसिंग हैड अ गुड लाफ एट माई आर्ग्यूमेंट्स, मिस्टर किसिंग को मेरे आर्ग्यूमेंट्स पढ़कर काफ़ी मज़ा आया। बट वेन आई प्रोसीडेड टू टॉक माई वे थ्रू द नेक्स्ट लेसन, लेकिन अगले लेसन में भी मैं बातें करती जारी रही। ही असाइन मी अ सेकेंड ऐसे, उन्होंने मुझे एक सेकेंड ऐसे असाइन किया। दिस टाइम इट वॉज सपोज टू बी एन इनकरेजिबल चैटर बॉक्स, इस बार उन्होंने जो दिया था टॉपिक उसमें लिखा था इनकरेजिबल चैटर बॉक्स, ऐसा चैटर बॉक्स जिसको ठीक नहीं किया जा सकता, बियॉन्ड करेक्शन। आई हैंडेड इट इन एंड मिस्टर किसिंग हैड नथिंग टू कंप्लेन अबाउट फॉर 2 होल लेसन्स, तो मैंने जब वो उसके बारे में लिख कर दिया तो अगले 2 लेसन तक मिस्टर किसिंग को मुझसे कोई शिकायत नहीं थी। However, during the third lesson, he had finally had enough. लेकिन तीसरे लेसन तक जाते जाते उनको और ज़्यादा गुस्सा आ गया। एन फ्रैंक, एज पनिशमेंट फॉर द टॉकिंग इन द क्लास, राइट एन essay entitled क्वैक 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 said मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स। अगला जो टॉपिक मिला वो लिखने के लिए वो था क्वैक 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 said मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स। अब यहाँ पर इस टॉपिक के ऊपर अब असाइनमेंट करना है एन फ्रैंक को। यहाँ पर देखिए, ये हमारे मिस्टर किसिंग है जो एन फ्रैंक को दे रहे हैं होमवर्क, और अपने एन फ्रैंक का चेहरा काफ़ी उतरा हुआ है और बाकी सारे बच्चे एकदम हंस रहे हैं। जब किसी दूसरे बच्चे को होमवर्क मिलता है तो दूसरे बच्चों को काफ़ी मज़ा आता है। द क्लास रोड, पूरी क्लास में दहाड़ मारकर हंसने लगी। आई हैड टू लाफ टू, और मुझे भी हंसना पड़ा उनके साथ। दो आई हैड नेवर, आई वुड नियरली एग्जॉस्टेड माई ingenuity on the topic of the चैटर बॉक्सेस, लेकिन अब मैं सारे जो मेरे ओरिजिनल विचार हैं इंजेन्यूटी उस टॉपिक के ऊपर, चैटर बॉक्स के ऊपर ख़त्म हो चुके थे, क्योंकि 2 बार ऑलरेडी मैं लिख चुकी थी। इट वॉज टाइम टू कम अप विथ समथिंग एल्स, अब मुझे कुछ ना कुछ और लिख कर लाना था, समथिंग ओरिजिनल, जो कि हो ओरिजिनल। माई फ्रेंड सैनी हु इज़ गुड एट पोइट्री, जो कि पोइट्री लिखने में काफ़ी अच्छी है, ऑफर्ड टू हेल्प मी राइट द ऐसे फ्रॉम बिगिनिंग टू द एंड इन वर्ड्स, तो उसने कहा कि मैं आपकी हेल्प करूंगी इस ऐसे को लिखने में, शुरू से आखिरी तक हम इसको लिखेंगे वर्ड्स में, पोएम की फॉर्म में। एंड आई जम्प्ड अप फॉर जॉय, और मुझे खुशी के मारे उछल गई मैं ये बात सुनकर। मिस्टर किसिंग वॉज ट्राइंग टू प्ले अ जॉक ऑन मी विद दिस रिडिकुलस सब्जेक्ट, मिस्टर किसिंग मेरा मजाक उड़ाना चाहते थे इस रिडिकुलस सब्जेक्ट के ऊपर। बट आई वुड मेक श्योर द जॉक वॉज ऑन हिम, लेकिन मैं ये बात कंफर्म कर दूंगी कि ये जोक मेरे ऊपर नहीं था बल्कि उनके ऊपर था। देखिए, बच्चे में इतनी ताकत होनी चाहिए कि वो अपने आप को प्रूफ करके बताए। यहाँ पर एन फ्रैंक इतनी टैलेंटेड है कि वो अपने आप को प्रूफ करके बताएगी कि आप कुछ भी दे दो, मैं अच्छे से अच्छा उस पर लिख कर लाऊंगी। आई फिनिश्ड माई पोम एंड इट वॉज ब्यूटीफुल, मैंने अपनी पोम फिनिश करी और बहुत खूबसूरत थी। इट वॉज अबाउट अ मदर डक एंड अ फादर स्वान, ये एक मदर डक और फादर स्वान के ऊपर थी, विद 3 बेबी डकलिंग्स, उनके छोटे छोटे 3, ये मदर डक, फादर स्वान और छोटे छोटे 3 डकलिंग्स, हु वर बीटन टू डेथ, इन तीनों को पीट पीट के मार दिया गया था, बाय द फादर, पापा के द्वारा, बिकॉज दे क्वैक्ड टू मच, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्वैक क्वैक कर रहे थे। लकीली मिस्टर किसिंग टुक द जोक द राइट वे, और किस्मत से ये जो मैंने मजाक किया था इस पोएम के अंदर
कि सिर्फ ज़्यादा बातें करने की वजह से पापा ने बच्चों को पीट पीट के मार दिया। ये जोक जो है मिस्टर किसिंग को बहुत पसंद आया। ही रीड, उन्होंने इसको पढ़ा द पोएम टू द क्लास, पूरी क्लास को पढ़कर सुनाया। एडिंग हिज ओन कमेंट्स, अपने खुद के कमेंट उसमें दिए। एंड टू सेवरल अदर क्लासेस एज वेल, और दूसरी क्लासों में भी जा जाकर वो पोम उन्होंने सुनाई। सिंस देन आई हैव बीन अलाउड टू टॉक एंड हैवंट बीन असाइंड एनी एक्स्ट्रा होमवर्क, तब से लेके आज दिन तक मुझे बात करने की परमिशन है और मुझे कोई एक्स्ट्रा होमवर्क भी नहीं मिला। ऑन द कॉन्ट्ररी, इसके विपरीत, मिस्टर किसिंग ऑलवेज मेकिंग जोक्स दिस डे, इन दिनों तो मिस्टर किसिंग काफ़ी मजाक करते हैं, क्लास के अंदर हंसी मजाक करते हैं, बातें करते हैं इस तरीके से। और योर्स एंड लिखकर वो अपनी डायरी एंट्री फिनिश करती है। ये एक्सट्रैक्ट है फ्रॉम अ यंग गर्ल, डायरी ऑफ अ यंग गर्ल, और इसके साथ कुछ एडाप्टेशन किए गए हैं, मतलब थोड़े मोटे चेंजेस किए गए हैं, ओरिजिनल पूरी नहीं है। तो इस तरीके से जो है आपका चैप्टर यहाँ पर ये फिनिश होता है। तो ये आपको क्या बताता है, एक आपको प्रेरणा मिलती है कि एक छोटी सी लड़की जब लिखने पर आती है तो बहुत अच्छा अच्छा लिख सकती है। और ये बात हम समझ सकते हैं कि लिखने की जो क्वालिटी होती है वो किसी के अंदर शुरू से होती है। जैसे जब उसने डायरी लिखना शुरू नहीं किया था तो उससे पहले ही स्कूल के अंदर उसको 3-3 बार ऐसे लिखने को दिया गया और उसने बहुत अच्छे से उस ऐसे का लिखने का काम जो है कंप्लीट किया था, जो कि टीचर को बहुत पसंद आया। अगर आप भी लिखने की इच्छा रखते हैं तो आपको ज़रूर कुछ ना कुछ लिखते रहना चाहिए। इसीलिए क्लास 9th में आपको डायरी एंट्री सिखाई गई है। वो डायरी एंट्री आपको भूलना नहीं है, आप चाहें तो उसको डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप क्या करिए, आप अपने डे टू डे लाइफ के जितने भी इवेंट्स हैं उसको डायरी में लिखिए, आपकी लैंग्वेज बेटर होगी इससे, और आपकी लिखने की आदत डेवलप होगी। धीरे धीरे इससे आपकी बहुत सारी चीज़ें पढ़ने की भी आदत पड़ेगी और ये अल्टीमेटली आपको फ़ायदा करेगा आपकी एजुकेशन लाइफ में। तो यहाँ पर मैं ये चैप्टर का एक्सप्लेनेशन यहीं पे एंड करता हूँ और अगली वीडियो के साथ मैं आपको अदर एक्सप्लेनेशन वीडियोज़ के चैप्टर्स के लेके आऊँगा और इनके जो एक्सरसाइजेज़ हैं वो भी मैं धीरे धीरे आपको सिखाऊँगा, बताऊँगा, और जितनी भी चीज़ें आपको पढ़ा सकता हूँ क्लास 10th के लिए वो करके मैं आपको देने वाला हूँ। आपका काम सिर्फ इतना है कि एक छोटा सा 1 सेकंड के अंदर सब्सक्रिप्शन बटन दबाने में लगता है, आप उसको दबाइए। उससे हमारी वीडियो की रीच को हेल्प मिलती है और हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि हम आपके लिए कुछ ना कुछ और बेहतर करते रहें। वीडियो यहाँ तक अगर आपने देखी है तो एक लाइक ज़रूर करके जाइएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप खुश रहिए, बी हैप्पी एंड लिव हैप्पीली।